one who knows what he does not know. Okay, welcome you all on the online learning platform of Delhi Learn. मैं इंजीनियर HR सिंह, योर केमिस्ट्री मेंटर, और मेरे साथ आप हैं मुकुल सर, हमारे गुरु, और आपको फिजिक्स गाइड करेंगे नीट के लिए। मेरे बगल में मेरे सहयोगी, मेरे कलीग नीलेश सर, आपको बॉटनी और जूलॉजी को गाइड करेंगे, हैविंग कंप्लीट ग्रास्प ऑन द NCERT कि कैसे आपको 360 आउट ऑफ 360 नॉट 359 इज कंप्रोमाइजेबल विथ हिज टीचिंग टेक्निक। और मैं आपको केमिस्ट्री की बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले सर शुरू करेंगे। इन्होंने 600 की करीब पॉइंट्स बना रखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे न लेफ्ट आएगा न राइट आएगा। तो सर बताइए। हमारा जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है फिर दूसरी बार हम बात करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप अपने आप को फाइटर समझिए और हम लोग सेनापति हैं, 3 सेनापति हैं। वी 3 आर द फेसेज, बट बिहाइंड आवर फेसेज देयर आर मोर देन 50 पीपुल्स वर्किंग फॉर यू। लेकिन नीट के एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल बायोलॉजी का होता है। 50% बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो नीलेश सर से सीखिए कि आपको कैसे स्ट्रेटजी ले जाएंगे। देखिए, जब हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी के साथ एक विडंबना है। नहीं कहते हैं कि मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी ही कम था। तो बायोलॉजी में स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस होता है, हम तो कर ही लेंगे। और दिक्कत क्या होता है, जब कर ही लेंगे करते नहीं है, लास्ट मोमेंट पे लगता है कि ये भी बाकी रह गया, ये भी बाकी रह गया। तो सबसे जो मैं पहले आपको एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आप नीट एस्पिरेंट है, बायोलॉजी को रेगुलर स्टडी करना है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स है और फैक्ट्स के साथ ये मेमोरी भी है। आपको मेमोराइज करना है चीज़ों को। कुछ ऐसे फैक्ट है जो आप समझ तो सकते हैं, समझने के बाद मेमोरी में रखना है। कुछ मैथ्स नहीं है या बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको मेमोराइज जब तक नहीं होगा, कुछ ऐसे टर्म्स और टेक्निक आपको करने होंगे जो आपको एग्जाम में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सोल्व करना होगा। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जहां आप टाइम सेव कर सकते हैं। 90 क्वेश्चन आउट ऑफ 180 में, यानी 50% पोर्शन आपका बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी अगर आप नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं बायोलॉजी पे, होता क्या है बच्चों के साथ, फिजिक्स टफ लगता है, केमिस्ट्री टफ लगता है, बायोलॉजी को लास्ट सेगमेंट में रख देते हैं और धोखा वहीं हो जाता है। विश्वासघात नहीं कहते हैं, विश्वासघात मतलब क्या, जिस पर विश्वास किए उसी ने धोखा दे दिया, यही होता है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे चाहे 6 घंटा पढ़िए चाहे 8 घंटा, क्वेश्चन 40 आप कर सकते हैं। 45 होने का मतलब एक्स्ट्रा ब्रिलियंट की बात हो गई। बायोलॉजी ऐसा सेगमेंट है जहां आप 80 प्लस 85 तक जा सकते हैं खूब आसानी से, गलती करते हुए 85 प्लस में रहेंगे। तो उस सेगमेंट को आप कर सकते हैं और आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूं, इसलिए आप उसको छोड़ देते हैं। सर, मेरा अनुभव बताता है कि जो बच्चे भी नीट क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स से, जी, उनको बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स होता है। जो बच्चे नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर एवरेज बच्चे भी क्वालिफाई ना भी करें, तो उनको 300 से ऊपर मार्क्स आता है। तो इस गैप को कैसे बच्चा फुलफिल करे, 300 से 360 के बीच में पहुंचे, सब्जेक्ट है लास्ट में रट लेंगे। इसको छोड़ करके कि हाउ टू फिल द गैप बिटवीन 300 मार्क्स टू 360, क्योंकि जो बच्चा एक बार सोच लिया कि आई हैव टू क्रैक नीट, तो 300 के नीचे क्या वो सोचेगा। 300 के नीचे क्या, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन एराइज किया है। यहाँ जो गैप भरने की बात है, देखिए आप समझते हैं कि NCERT हम लाइन बाय लाइन कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करना है, पहला तो हर लाइन का कंसेप्ट समझना है। दूसरी बात, 5 to 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके NCERT से बाहर जाएंगे। इस बार भी आपने देखा था 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो ह्यूमन, और वेरिएशन जहां होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी पे होगा, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक का ट्रेंड देखिएगा, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 16-17 क्वेश्चन चला जाता है। तो ये जो 16 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन ऐसा वेरिएबल होगा जो आउट ऑफ सिलेबस जाता है। वो बिल्कुल रीजनिंग बेस्ड रहता है, वो आपका कंसेप्चुअल फैक्ट पे रहेगा। आप पूरा NCERT लाइन बाय लाइन पढ़े, फिर भी वह क्वेश्चन नहीं पकड़ में आएगा। अब वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छे सेनापति की, यानी कि हम लोग की जरूरत पड़ेगी जो गाइड करेंगे। वो जो 5 क्वेश्चन, देखिए जो टॉप कर रहा है, जो 720 लाया और जो 715 लाया, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 720 वाले ने बस यही किया कि उसने कुछ एक्स्ट्रा बातें अपने नॉलेज में रखी। तो जो गैप है 720 से आपको 760 तक जो पहुंचना है, आपको NCERT के अलावा जो टीचर्स आपको देंगे वहां पे फोकस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे जो गलती करते हैं, अभी NCERT में देखिएगा हर चैप्टर के ऊपर में QR कोड दिया हुआ रह रहा है, और QR कोड से क्वेश्चंस रहेगा।
QR कोड जब आप स्कैन करिएगा तो वहाँ पे QR कोड स्कैन करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेगा, और वह इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बांटने के लिए NCERT प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात तो स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए कि QR कोड को भी स्कैन करके दिए हुए इन्फॉर्मेशन को माइंड में रखना है और उस पर दिए हुए प्रॉब्लम्स को भी प्रैक्टिस करना है। मुकुल सर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा कम समय में गैप को फुलफिल करते हैं। फिजिक्स में भी जैसे नीट के बच्चे डरते हैं कि मेरा फिजिक्स का मार्क्स कैसे 160 प्लस चला जाएगा। एग्जाम का केमिस्ट्री का वो हरेराम जी, देखिए इस एग्जामिनेशन में 14 से 16 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, तो आप 7 लाख बच्चे को, क्या सर 7 लाख बच्चे के बीच में आपका कंपटीशन है, और कम लेस देन 7 लाख बच्चे के बीच में कंपटीशन, मतलब 7 लाख बच्चे को आप इग्नोर कर सकते हो। बोला कि NCERT बुक को मैंने 11 बार पढ़ा। सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देना कि मैंने NCERT बुक को 11 बार पढ़ा। इट डिपेंड्स अपॉन द वे हाउ यू रीड द NCERT बुक। केवल नॉवेल की तरह आपने पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा, कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द की बातों को नहीं, विथ ऑल द कंसेप्ट, तो कोई एग्जाम है यही मेन तक आपको दिक्कत नहीं होने जा रही है। हाँ, जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ की, लड्डू के चक्कर में, रसगुल्ला के चक्कर में लड्डू ना छूट जाए, तो पहले हम लोग टॉप होने की बात तो नहीं सोचेंगे, हम लोग ग्राउंड लेवल पर मेहनत करेंगे। पहले हमारा व्यू है कि कैसे 600 नंबर लाएं, स्कोर करें कि बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में हमको एडमिशन मिल जाए, MBBS हम करेंगे। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इनफ बन जाएं कि अब हमारा 600 नंबर हमारे ग्रिप में है, तब हम सोचेंगे कि कैसे 720 में 700 नंबर लाया जा सके। वहाँ पर पहुँचेंगे तब सोचेंगे कि कैसे 720 आउट ऑफ 720 को अचीव किया जा सके। तो इसके लिए मूल मंत्र है, सिर्फ एक मंत्र है NCERT, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा वही प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो करना ही होगा, कॉन्सेप्ट्स रीडिंग सिर्फ NCERT सक्सेस श्योर है। तो कंपटीशन देख लिए कितना, जैसे 35 से 50 हज़ार बच्चों को इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेज MBBS मिल जाता है, और कंपटीशन अभी सर ने बताया कि 1.25 लाख बच्चों के बीच में, तो कंपटीशन आसान है, केवल देखने में लग जाता है कि हमारा कंपटीशन 16 लाख बच्चों के बीच में है। देखिए इस बार नीट में थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आया था, और अगले साल का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो बदलाव क्या आया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 के बजाय 50 क्वेश्चन थे, और उसमें ऑप्शनल था कि सेकेंड पार्ट में 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 बनाने थे। तो इसका 2 एस्पेक्ट्स है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, दूसरा निगेटिव एस्पेक्ट्स। निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि आपको 15 क्वेश्चन पढ़ना पड़ गया, तब आपने सेलेक्ट किया कि हमको ये 10-10 क्वेश्चन बनाना, समय आपका गया। ठीक है, जो बच्चे NCERT पढ़ के कॉन्फिडेंट होंगे वो 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं ना, लगातार बना करके अपना निकलेंगे। उसी तरह से बायोलॉजी में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट इस बार था। जैसा कि आपने देखा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 पहले था, इस बार 50 था। बायोलॉजी में 90 रहता था, इस बार 100 था। तो एक बार जानिए 100 होने से पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि आपको ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन मिलने से क्वेश्चन आसान हो गया, और जितना क्वेश्चन आसान होगा, जितना क्वेश्चन का लेवल नीचे जाएगा, सिलेक्शन उतना टफ होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो सिलेक्शन होने जा रहा है वो काफ़ी डे बाई डे, आप देखिए आप पिछले 2-3 साल से कि स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन हुआ है, और स्टैंडर्ड डाउन होने का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 720 आउट ऑफ 720 स्टूडेंट अचीव कर रहे हैं। तो आपको फोकस करना होगा। जैसे इस बार 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा मिलने से पॉजिटिव और वो बहुत सिंपल है, ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर। बहुत बार क्या होता है, हम लोग किताब उठाते हैं, पढ़ लेते हैं, कहते हैं अच्छा ये तो आपको आता है, ये क्वेश्चन हमको आता है। ये नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन आपके पास है, जो आप सोच रहे हैं कि हमको आता है, इसको तो हम आसानी से बना सकते हैं, उसको भी प्रैक्टिस करना है। यदि आप सोच लीजिए अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, हम तो 1 मिनट बना लेंगे, एग्जाम में भी आएगा तो बना लेंगे, यही गलती होती है। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे कि कैलकुलेशंस करने समय स्टेप बहुत सारा छोड़ते हैं। वो बहुत मेच्योर्ड आदमी काम होता है स्टेप छोड़ना। हम जैसा आदमी जो है 4 स्टेप छोड़ कर काम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। आप स्टेप बाई स्टेप काम कीजिए तो उसमें गलती नहीं होगी। ये 2 चीज़ें जो हैं इसको ख्याल रखना है। पहली बात तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को इजी नहीं मानिए, हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए। यदि आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में परेशानी होगी। इट विल टेक टाइम। आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, और रेडीमेड फॉर्मूलाज बनाइएगा तो गलती होने से संभावना है। दूसरी बात मैंने बताई कि आप जब भी जा रहे हैं क्लास में, तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो उसके पहले आप क्या करो कि एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन बनाने बैठो तो उसको पूरा बनाओ।
पूरा बनाने में क्या होता है कि गलती की संभावना कम होती है। और भी जब लोग क्लास लेंगे तो बताएंगे कि देखिए ये स्टेप आप छोड़ सकते हो, वो तो निश्चित रूप से अभी संभव नहीं है। और कुछ कैलकुलेशंस फास्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके लिए बहुत सारा टेबल है, लोग याद कर जाते हैं, टेबल को 20 तक 40 तक टेबल याद कर जाते हैं, वो सब भी आप कर सकते हैं वो समय के साथ, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा टेबल की जरूरत नहीं है। लेकिन टाइम रिड्यूस करने के लिए वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद है, किसी क्वेश्चन को ईजी नहीं समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट मूल मंत्र है, और उसको प्रैक्टिस करके लगातार बना के जाना है, तभी गलती नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगा। कभी भी आपको लगे कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, उसको स्किप करके आगे बढ़िए, फिर टाइम मिलेगा लास्ट में तो सोचिएगा और आप बात कीजिए आगे सबसे। ट्रांसफर आप में भी होगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन रहेगा। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर, और मैं डेली लर्न के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, और आपके जितने गुरु अभी तक आपका एक मार्गदर्शन किए, आपको कुछ बताए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक्सपीरियंस हैं और जो बातें कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं, और क्योंकि ये नहीं बोलते हैं, ये इनका अनुभव बोल रहा है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम के साथ फाइट करना होगा, मोर एंड मोर क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अगर आप 10 बुक पढ़ेंगे, 10 थ्योरी की बुक पढ़ेंगे तो आपको 10 नए तरीके का चीज़ मिलेंगे। आप जहाँ भी जिस संस्था में पढ़ते हैं, जैसे आप डेली लर्न के स्टूडेंट हैं, तो जो हम लोग आपको बता रहे हैं, जो गाइडलाइन दे रहे हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो करें और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें, और उन प्रॉब्लम पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें जो आपको नहीं आता है, या फिर जो वेटेज रखता है, जिसको हम लोग गाइड करेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को बनाएं ड्यूरिंग आवर क्लास। ओके, थैंक यू। देखिए बच्चे, सर ने आपको बताया कम समय में कैसे बढ़िया अचीव किया जाए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सर, आपको भी ध्यान होगा, हम लोगों की स्टूडेंट थी सुहानी, मैथ वाले सर की बेटी, ऑल्दो शी हैज़ क्रैक्ड जेई मेन, फर्स्ट टाइम में वो बच्ची क्लास 10 फेल कर गई थी। आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मोटिवेशनल स्पीच है। हमारे पास पढ़ी, 2 साल पढ़ी, मन लगा के नहीं पढ़ी, ध्यान इधर उधर भटकता है सोशल मीडिया पर और इधर उधर, तो वो 12th तो पास कर गई, नॉट विथ वेरी गुड मार्क्स, लेकिन जेई मेन में अच्छा नहीं कर पाई। अच्छा क्या मतलब, बुरा से भी बुरा हुआ। लेकिन इस बार जब उनका ध्यान गया कि नहीं, कोरोना में पिताजी का नौकरी छूट गया है, हम क्या करें, स्थिति खराब हो गई, तो वो बच्ची 2900 रैंक्स लाई है ये 8 महीने की स्टडी में। तो आप देख रहे हो, जो बच्चा 2,90,000 रैंक लाया था, वो 8 महीना स्टडी करके 2900 रैंक लाया। कंप्यूटर साइंस जैसा ब्रांच उसको NIT वारंगल में मिल सकता है, तो आपको क्यों नहीं, आपके साथी को क्यों नहीं। अब देखो, निगेटिविटी रिड्यूस करना कितना ज़रूरी है, सो समझिए। जिस क्वेश्चन पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जिस क्वेश्चन पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़िए। जब आप री अटेम्प्ट लीजिएगा, क्या आर्यन सर, जब री अटेम्प्ट लीजिएगा तब उस क्वेश्चन के बारे में सोचना, फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में तो उस क्वेश्चन पर सोचना ही नहीं है। डायरेक्ट याद रखना चाहिए, समय बचाएगा। देखिए, ये तो समय नहीं है उचित क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब आप लोग क्लास में आइएगा हम लोग के, आप देखिएगा कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसका रेडीमेड फार्मूला बना कर हमने रख छोड़ा है। उस रेडीमेड फार्मूला से काम करके टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, 20% पर आ जाएगा। उसी को आप डिटेल में बनाइएगा, तो हर चैप्टर में आपको 10-20 ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिसको कि कंपाइल करना है। वो आपके टाइम को रिड्यूस करेगा, टाइम को छोटा करेगा, कम करेगा, और निश्चित रूप से आपको क्रैक करने में सुविधा होगी। अब फिर जहाँ तक एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो आपको फिर टाइम डिसाइड करना होगा कि किस पोर्शन में कितना समय को देना है, फिजिक्स पे कितना समय देना है, केमिस्ट्री में कितना समय देना है, बायो में कितना समय देना है। बायो स्कोरिंग है, इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि बायो पहले बनाइए, फर्स्ट राउंड बायो बनाइए, केमिस्ट्री बनाइए, लास्ट में फिजिक्स बनाइए। बहुत लोग कहते हैं उल्टा, फिजिक्स टफ है तो पहले फिजिक्स बना कर निकल जाइए, जो 10-20 तो बनता हो। तो आप अपने दिमाग से सोचिए, आपका माइंड सेट कैसा है, जो क्या अच्छा लगता है उससे आप काम कर सकते हैं। कुछ भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ही ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट न ले लिए जो आपको परेशान कर दे, जो आपका टाइम किल कर दे, आगे जाकर आपको परेशानी होने लगे। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि पहले आप बायोलॉजी बना लीजिए फर्स्ट राउंड। एक बार आपको
90 क्वेश्चन में 70, 75, 80 जो भी आता है बना के तब केमिस्ट्री पे जाइए, तब फिजिक्स पे जाइए, और तब दोबारा जो समय बचा उसमें आप फिर बड़े क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता नहीं है या सोचने के लिए बाध्य कर रहे हो उस फिजिक्स। देखिए आर्यन सर के बिहार पर मैं बोल रहा हूँ, जो लोग 12 पास हैं, ड्रॉप आउट हैं, उनके लिए तो मेरा सजेशन है कि मॉडर्न फिजिक्स को फर्स्ट डे से याद करना शुरू कर दें, क्योंकि 90% चीज़ें इंफॉर्मेटिव हैं। जितना बार पढ़िएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा, और 20% क्वेश्चन उसमें से आता है, ठीक है ना, 20%, 25 क्वेश्चन। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स को तो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन आता है उसको याद ही करना, आपको फॉर्मूला बेस्ड रहता है, इसलिए उसको तो तुरंत से लिखना पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाकी फिर आर्यन सर बोलेंगे। वेल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एचसी वर्मा बुक के बारे में भी आप बता दीजिए कि बच्चों को क्या बनाना चाहिए, नहीं बनाना। बच्चे अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ड्रॉपर हैं, तो सबसे पहले उनको उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो स्कोरिंग है। स्कोरिंग में भी जब आप 12th का प्रिपरेशन करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि बच्चों लास्ट के चैप्टर पर कम टाइम देते हैं, और जब फिर दोबारा से वो तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग का ही चैप्टर उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा सजेशन है, या फिर मेरे पूरे टीम का सजेशन है कि ऐसा ना करें। अगर आप ड्रॉपर हैं और आपको लगता है कि कुछ अच्छा करना है तो मॉडर्न फिजिक्स पहले बनाएं, ऑप्टिक्स पहले बनाएं, थर्मल फिजिक्स पहले बनाएं, क्योंकि और जब बनाने के बाद डेली जब इसका टेस्ट देंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, तो इन चैप्टरों पर इतना कमांड हो जाएगा कि अगर इस चैप्टर को आप पढ़े हैं तो इसका क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटता है। सेकेंड में आता हूँ एचसी वर्मा। देखो बच्चों, आप, मेरा मानना है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एचसी वर्मा में अगर कुछ ज़्यादा कर सकते हैं तो सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाइए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। हम लोग जो स्टडी मटेरियल देते हैं या जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, देखो एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपके जो मेडिकल्स के एग्ज़ाम होते हैं, जो पेपर्स होते हैं फिजिक्स के, उसमें अगर मैं कहूँ कि 45 क्वेश्चन है, सपोज डेट जो पहले पुराना पैटर्न था, अब क्वेश्चन बढ़ा है, उसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस इजी होते हैं। इजी बोले तो ऐसा क्वेश्चंस जिसको बच्चा सिर्फ क्लास में बैठा है, टीचर के बातों को अच्छे से सुना है, तो श्योर शॉट उस क्वेश्चन को बना सकता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो 5 जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको सीखने के चक्कर में अपना पूरा फिजिक्स खराब कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, छोटे छोटे प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस करें। और कहते हैं ना कि जब छोटे छोटे प्रॉब्लम पर आप प्रैक्टिस, सरफेस पर जाके जब गाड़ी को चालू करता है तो नहीं चढ़ पाता है, तो पीछे से जाता है, और जब मोमेंटम गेन कर लेता है तो चढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो बच्चों, आप लोग पहले कॉन्फिडेंस गेन करो। जब आपको लगेगा कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को बना लिए हैं, तो हम रैंकर बच्चों को अलग से वैसे क्वेश्चंस भी करवाते हैं। दूसरी बात कि आपको कॉन्फिडेंस पालना होगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। हाथी मत पालो, घोड़ा मत पालो, पालना है तो कॉन्फिडेंस पालो, और ये कॉन्फिडेंस लेकर आपको आगे जाएगा। आप नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाओ, लिमिटेड बुक पढ़ो। कहते हैं कि एक बुक को 17 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 17 बार पढ़ें। मतलब आप अपने टेबल पर फिजिक्स के 10 बुक रखते हैं, आप ज़रूर गलत कर रहे हैं। आप कोई पार्टिकुलर बुक रखिए, और जो टीचर्स आपको गाइड करें उनको फॉलो कीजिए। आप कहीं भी पढ़ते हो, कहते हैं बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यू अपनी इरादे ना बदलो डॉक्टर, अभी भी में आती है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में देखिए, मैं 2-3 बातों पे आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। बायोलॉजी एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ही बुक पढ़िए, उसमें लास्ट का जो समरी है, समरी जरूर ध्यान दीजिए, समरी जरूर पढ़िए। बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, समरी छोड़ देते हैं, लास्ट में एक ही पेज रहता है या एक पेज से भी कम में समरी दिया रहता है, समरी पे जरूर फोकस करें, पहली बात। दूसरी बात, डायग्राम, हर पेज का डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। डायग्राम का इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि डायग्राम देखकर आपको हर उसका लेवलिंग आपको पता चल जाए, लेवलिंग आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चंस रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायग्राम हो या डायग्रामेटिक फ्लो हो, फ्लो चार्ट हो, डायग्राम हो, सबको आप एकदम क्लियर कर लीजिए। क्यूआर कोड की बात मैंने पहले ही कर ली है। बाकी जो थ्योरी बचता है, थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है। थ्योरी करने के बाद समरी करना ही करना है, डायग्राम पे फोकस करना है, क्यूआर कोड पे फोकस करना है। इतना करने के बाद आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ वह है
PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 40% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं रहेंगे, उसका लिंक, उसका कंसेप्ट रहेगा। 40% क्वेश्चंस आपको PYQ से हो जाएंगे। PYQ बना ही लेना है। 10-10 ईयर्स का जो PYQ मिल जाएगा, हर जगह बुक्स मिलते हैं, हर एक दुकान, जो बुक का दुकान है मिल जाएगा, उसको PYQ बना लीजिए। 10 ईयर्स का PYQ, उसमें कोई समझौता नहीं, उसको करना ही करना है। थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सेट अपने से लगाइए, देखिए क्या होता है, इम्प्रूवमेंट अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये मिस्टेक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन भी एग्जामिनेशन में ही रह सकता है। देखो, कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी जो है क्वेश्चन सेट करती है तो उसका ध्येय ये नहीं होता है कि आपको परेशान किया जाए। एक क्वेश्चन कोई कंसेप्ट पर दिया गया है, उस कंसेप्ट पर वो 4 चॉइस दिया रहेगा। उसको पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, तो एक तो सही आंसर रहेगा और जो जो गलतियाँ आप कर सकते हैं उन गलतियों को मिलाकर आंसर रहेगा। तो लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन आया, हरीड बना दिए, गलती कोई कर दिए, और गलती करके देखे अरे तो आंसर मिल रहा है तो आंसर डाल लेते हैं। इसी से बचना है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप पुराने आए हुए क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन का तो हम ये आंसर निकाले हैं, आंसर ये दिया गया है, तब आप फिर पढ़िएगा, फिर टीचर से मिलिएगा, अपने गाइड से मिलिएगा, हम लोगों से पूछिएगा, तो हम जवाब देखेंगे देखिए ये आप गलत सोच रहे हैं, इसमें ये कंसेप्ट है जो कि आप भूल रहे हैं। तो ये फिजिक्स में खूब चलता है। 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि इन्फॉर्मेटिव नहीं है, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको वो चॉइस भी मिलेगा जो चॉइस आप गलत सोच रहे हैं। और गलत सोच रहे हैं वो चॉइस आएगा, आप टिक मार्क आगे बढ़ जाइएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। पॉजिटिव तो नहीं हुआ, माइनस हो गया। इसलिए ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं, कैसे इसे दूर करें, क्या कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में जो हम नहीं सोच पा रहे हैं। एक बार आप बना लीजिएगा पूरे क्वेश्चंस को, वो बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, निश्चित रूप से फिर आप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 600 तो हमको हर हाल में लाना ही लाना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए। देखिए, नीट से ऐसा नहीं कि सिर्फ MBBS है, MBBS के अलावे भी स्कोप्स हैं। इस पर चर्चा नीलेश सर करते हैं और सारे स्कोप्स पर। अब यहाँ जैसे MBBS के अलावा हम लोग के पास BDS है, आयुष मंत्रालय से अभी देख रहे हैं, आयुष वाले भी, आयुर्वेदिक वाले डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं। तो BDS है हम लोग के पास और MBBS है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और देखिए, बायोलॉजी से ये दोनों तो मेन कोर्स हो गए, इसके अलावा भी बी फार्मा का कोर्स इससे रिलेटेड है, उन सब कोर्स पर भी हम फोकस कर सकते हैं। वेटनरी है, एग्रीकल्चर है, ये सारे इम्पॉर्टेंट बातें हैं। या फिर जो बच्चे बायो के साथ साइड में मैथ रखते हैं, तो अभी जितने भी IIT कॉलेज हैं, जितने भी NIT हैं, उनमें इनका बहुत सारा ऐसे है, जैसे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें बहुत स्कोप है। अगर आप लाइफ में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं इस वर्ल्ड को, तो ऐसा नहीं कि आप MBBS डॉक्टर बन के या फिर BDS करके ही कुछ कर सकते हैं। तो आप इसके अलावे भी सोच सकते हैं। और पहले से बहुत ज़्यादा सीट बढ़ रहा है, क्योंकि पहले क्या होता, किसी NIT में ऐसा नहीं था कि मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई होती थी, अब कंपलसरी होने जा रहा है, लगभग बहुत जगह स्टार्ट भी हो गया है। तो आप बायोलॉजी लें, और बायोलॉजी में बहुत स्कोप बढ़ा है। अभी बता दूँ कि इस बार तो हमने देखा, आप लोग मैथ भी रखते हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है, अब सर आपको बताएंगे। देखिए, अब कंक्लूडिंग सेशन की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग को अब क्या करना है। तो सबसे पहला बात, QR कोड स्कैन करना है, इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है, प्रॉब्लम्स दिया उसको प्रैक्टिस करना है। सर ने बोला कि प्रॉब्लम से भी, क्वेश्चन से भी, न्यूमेरिकल से भी जो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स को नोट डाउन कीजिए। प्रोसेस ध्यान रखिए कि प्रोसेस क्या लाना है, कुछ शॉर्ट रिजल्ट्स ध्यान रखिए। NCERT को पढ़िए, NCERT को पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। हम लोगों ने, राम जी सुनिए, देखिए, केमिस्ट्री के बात को मैं कंक्लूड करता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी आप कैसे करेंगे, NCERT बुक से पढ़िए, लेक्चर सुनिए, और NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन बिटवीन द चैप्टर और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम्स, तीनों तरह के प्रॉब्लम्स को बनाइए। जो क्वेश्चन आपसे एक अटेम्प्ट में ना बनाओ, सिंगल स्टार मार्क करते हुए आगे बढ़िए। जब रिवीजन में आइएगा तो सिर्फ सिंगल स्टार मार्क्स बेस्ड, सिंगल स्टार जिसको आपने मार्क किया था, सिर्फ उस क्वेश्चन को बनाइए। समय कम लगा, क्योंकि एक अटेम्प्ट में तो सारा क्वेश्चन जो आपसे बनेगा उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपने दूसरा अटेम्प्ट लिया तो स्टिल कुछ क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा, उस पर डबल स्टार टिक कर दीजिए। तीसरा रिवीजन में आएगा और क्वेश्चन की संख्या घट गया होगा, ऑलमोस्ट 5% पर आ जाएगा।
चौथा रिवीजन में देखोगी टोटल का टोटल एनसीईआरटी आपके ग्रिप में आ गया। यही काम पीवाईक्यू के साथ करना है, यही काम असाइनमेंट के साथ करना है, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। फॉर्मूला को याद रखना है, माइंड मैप तैयार कर लेना है, और ऑर्गेनिक में आप जीओसी पर जितना ज़्यादा काम करोगे उतना पूरा ऑर्गेनिक आपके कब्जे में होगा। नोमेनक्लेचर पर कंट्रोल करिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में नोमेनक्लेचर का यूज है, ये कोई चैप्टर है नहीं। आइसोमेरिज्म पर कंट्रोल करिए, क्योंकि कहीं कहीं पर रिएक्शन में ऐसा आइसोमेरिज्म का यूज होता है कि सब कुछ आते हुए क्वेश्चन नहीं बन पाता ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आइसोमेरिज्म। बात बची रिएक्शन मैकेनिज्म की, जिसके बिना ऑर्गेनिक की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सारा ऑर्गेनिक एक साइड, मैकेनिज्म एक साइड। जिसको मैकेनिज्म पर कंट्रोल हो गया वो ऑर्गेनिक को खुद से सेल्फ स्टडी कर सकता है। जिस दिन मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ा दिया उस दिन से आप ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर खुद से उठा करके कभी भी पढ़ सकते हो। लास्ट में आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, नॉट मोर देन एनसीईआरटी, चाहे कोई भी एग्जाम हो +2 बेस्ड। अब है कि एनसीईआरटी बुक आप कैसे पढ़ते हो। व्हाइटनर चला दीजिए और उसको खुद से लिखिए कि यहाँ पर क्या होगा, और मेन बुक से मिलाइए कि आपने क्या क्या चीज़ सही सही लिखा है। तो इस तरह से फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑर्गेनिक सबसे आसान होता है, क्योंकि मैकेनिज्म पर एक बार आपका हाथ बैठा प्रोसेस पर तो धीरे 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 सारा क्वेश्चन होने के समय को बचा करके बायोलॉजी में लगाना है, क्योंकि 340 है ना, ये मूल मंत्र है। देखिए, गुरु मंत्र तो आपको मिल चुका है और उसी गुरु मंत्र को मैं बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा, रिवीजन एंड क्वेश्चन पेपर। ये आपके में चले, इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपका भी फ्लो मेंटेन रहे। पता नहीं कि बहन का शादी है उसमें आपका फ्लो टूट गया 7 दिन का, इसको नहीं टूटने देना है। बाकी तो हम लोग हैं, आप मेहनत करिए, आपके पीछे हम लोग खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं। एक कहावत सुना हो कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप खुद प्रैक्टिस करोगे, देखोगे आपको हेल्प करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, हम ही तीनों नहीं। ये तो आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, आपके पीछे 100 लोगों की टीम खड़ी हुई है किसी भी रूप में हेल्प करने के लिए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक। और डेली लर्न के साथ रहिएगा, 100% सक्सेस आपको मिलेगी। देखिए, सिस्टम में कमी कहाँ नहीं होती है, हमारे सिस्टम में भी कमी है, लेकिन उस कमी के चलते आपका सिलेक्शन नहीं रुकने जा रहा है। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, डंके की चोट पर कमिटमेंट है कि सिस्टम की कमी के कारण आपका सिलेक्शन 1% भी नहीं रुकने जा रहा है। चलिए, तो हम लोग आज के वेबिनार को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जस्ट एक लास्ट बात मुझे कहनी है कि हम लोग नीट का कोर्स लेकर आ रहे हैं डेली लर्न के भी आप पर के प्लेटफॉर्म पर।